ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों का सेकेंड राउंड सीज फायर के बाद आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्ट्राइक्स के बाद क्या नई सिचुएशन जन्म ले रही है। कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं इन हमलों के बाद, इन टेंशंस के बाद, जिसको आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम मैप्स की मदद से देखेंगे कि कहां पर ये फ्रेश स्ट्राइक्स की गई हैं दोनों साइड्स की जानिब से। इसके अलावा वीडियो के अगले हिस्से में हम देखेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जारी लड़ाई लेबनान के अंदर, और वो भी हम मैप्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर ये बैटल अब सख्त होती जा रही है। इसके अलावा एक और नया पागलपन सामने आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके जब गल्फ ऑफ ओमान आता है, जहां पर अमेरिका ने नाका लगाया हुआ है। वहां पर एक नया पागलपन हम देख रहे हैं कि कमर्शियल शिप्स पर हमले शुरू हो गए हैं और उसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। इन कमर्शियल शिप्स के अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है, जो क्रू है, वो भी इन हमलों में महफूज नहीं रहा। तो ये पागलपन अब बहुत सी जाने ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 महाजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये फ्रेश स्ट्राइक्स का तबादला कहां पर हुई है यूएस और ईरान के दरमियान, फिर समंदरों के अंदर बैटल और लेबनान के अंदर जारी लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान। आइए जानते हैं। तो यूएस सेंटकॉम के मुताबिक हमने ईरान के अंदर एक बार फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है और एक बार फिर सदरन ईरान के इलाकों पर हमले किए गए हैं और ज़्यादातर इलाके वही हैं जिनको एक दिन पहले यूएस ने अपने हमलों का निशाना बनाया था, जिसमें बंदर अब्बास, कशम आइलैंड, सिरिक का इलाका, जहां पर यूएस ने 2 वाटर रिजर्वायर्स को निशाना बनाया था और कई हजार ईरानी पानी से महरूम हो गए थे इस सख्त गर्मी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन फैसिलिटीज को अब बहाल कर दिया गया है। वाटर जो सप्लाई है वो बहाल हो चुकी है सिरिक के रीजन में। इसके अलावा ये जो नई स्ट्राइक्स की गई हैं, इसमें जो ईरान का खरज आइलैंड है इसको भी निशाना बनाया गया है, जो हमने देखा था वॉर के शुरू में मार्च अप्रैल में यूएस ने निशाना बनाया था। यहाँ पर ईरान की बहुत सी ऑयल फैसिलिटीज है, इसको भी निशाना बनाया गया है। और दूसरी लोकेशंस की बात करें तो ईरान का जो शहर है शिराज, उसके करीब स्ट्राइक्स की गई हैं और ईरान का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है करज, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो इस बार 2 से 3 नए टारगेट सामने आए हैं जिनको अमेरिका ने निशाना बनाया है। और अमेरिका यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जो इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है और ईरान के पेशेंस और कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इन हमलों से पहले यूएस का एक अटैक हेलीकॉप्टर इस इलाके में गिरकर तबाह हुआ था और मोस्ट लाइकली ईरान ने उसको निशाना बनाया था, क्योंकि वो कोई इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर रहा था, सर्वेलेंस वगैरह के लिए फिर रहा था, जिसको टारगेट किया गया। और उसके बाद ये फ्रेश स्ट्राइक्स हमने देखी हैं। जब ये पहली स्ट्राइक्स की थी अमेरिका ने, तो ईरान ने जवाबन जॉर्डन में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया, कुवैत और बहरीन में 5th फ्लीट के सेंटर को निशाना बनाया। यूएस के मुताबिक इन फ्रेश स्ट्राइक्स में जो कि हमने अपने डिफेंस में की हैं, इसमें हमने ईरान की जो मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनको निशाना बनाया है। यानी यूएस के मुताबिक हमने ज्यादा उन चीजों को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक मिलिट्री से है, जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं। ईरान ने एक बार फिर उन्हीं 3 लोकेशंस को निशाना बनाया है, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकन बेस। बहरीन में 5th फ्लीट के सेंटर को और कुवैत में भी अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के मुताबिक हमने यूएस की जो रीजनल इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया है और टोटल 18 फैसिलिटीज को हमने हिट किया है। ईरान के मुताबिक उनकी जो एरोस्पेस और नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने ये हमले कैरी किए हैं। और जॉर्डन में जो अल अजरक एयर बेस है उस पर ईरान के मुताबिक हमने 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, जिसमें F-35 और F-15 फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया है और उनके हैंगर्स को, जहां पर ये खड़े होते हैं। और कुवैत और बहरीन की आर्मीज के ये बयानात मुसलसल आ रहे हैं कि हम ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अमेरिकन सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले हमने 4 घंटे तक जारी रखे। अब यहाँ पर हम अमेरिका और ईरान दोनों की स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं। अमेरिका की तो स्ट्रेटजी इस वक्त क्लियर नजर आ रही है कि ईरान की पेशेंस और कैपेबिलिटी को टेस्ट करो, और इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हमले कर रहा है। और यहाँ पर अमेरिका एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो क्या कि इनकी बहुत सी मिलिट्री बेसिस तो नकारा हो गई हैं, इस वक्त वहां पर ज्यादा ट्रूप्स नहीं है और ईरानियन स्ट्राइक्स के डर से इन्होंने अपना सामान और अपनी पोजीशंस काफी दूर कर ली हैं ईरान से। जैसा कि अगर समंदरों की बात करें तो वहां पर इनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो कि गल्फ ऑफ ओमान से थोड़ा दूर हैं।
एक वो, और दूसरा इन्होंने बहुत सा इक्विपमेंट अब जॉर्डन में मुंतकिल कर लिया है और कुवैत और बहरीन में भी अभी इनकी फैसिलिटीज चल रही हैं। यूएई, सऊदी अरब और कतर फिलहाल अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं कर रहे और उसका एक रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि कतर के कुछ कार्गोज गुजर रहे हैं। अब ईरान ने इन पूरी स्ट्राइक्स के बाद क्या कहा है, ईरान डेफिनेटली गुस्सा हो गया, उसका बहुत सा नुकसान हो रहा है, उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ईरान की जानिब से जहां अग्रेशन के बयानात तो आ ही रहे हैं, ईरान ने यह भी कह दिया है कि अब सीज फायर बेमानी हो चुका है। और ईरान ने यहां सबसे बड़ा ऐलान क्या किया है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर कंप्लीटली बंद कर रहे हैं और यहां से कोई कश्ती गुजर नहीं सकती। और ईरान ने भी कमर्शियल शिप्स को यहाँ पर रोकना शुरू कर दिया है। और ईरान ने यह पैगाम पहले भी दिया था इन सारे ममालिक को कि अगर आप यूएस को फैसिलिटेट करोगे हमारे ऊपर हमलों के खिलाफ, तो हम इस पूरे रीजन को आग लगा देंगे। और अभी भी ईरान की IRGC की जानिब से यही बयान आया है कि मिडल ईस्ट को जहन्नुम बना दिया जाएगा। अब जहां ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया है, अमेरिका क्या हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि अमेरिका के इन अटैक्स की वजह से ईरान प्रोवोक हो रहा है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को इतना तंग करना चाहता है कि उनकी कोई कश्ती उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो जो ईरान से जा रही है, अब वो उस पर डायरेक्ट हमले करना शुरू हो गए हैं। और इसमें हमने देखा है कुछ कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया है जिसमें 3 भारतीय मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के मुताबिक हमारी एक कश्ती ओमान से सामान लेकर आ रही थी हमारे लिए, अमेरिका ने उसको भी टारगेट किया है। और पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो जो इंडिया और ईरान के दरमियान कार्गोस थे, उनमें से 2 को अमेरिका ने अपने होस्टाइल एक्शंस का निशाना बनाया है। ऑलरेडी इस सिचुएशन से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स क्रॉस कर रही थीं और अब एक बार फिर सारी ट्रेड बड़ी हद तक मुअत्तल हो चुकी है। लेकिन ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कतर और यूएई की कुछ शिप्स यहां से गुजरी हैं। 2 कतर की कार्गो शिप्स, जिनमें से एक पाकिस्तान बाउंड थी और एक अबू धाबी से रिलेटेड कश्ती यहां से गुजरी है। तो यहां से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान किसी हद तक इनको स्पेस दे रहा है, कतरीज को और अमारातीज को। और सऊदी अरब के पास तो दूसरे रास्ते भी हैं, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। बाबुल मंडप स्ट्रेट है, उधर से हुसीज इनको धमकियां लगा रहे हैं कि अमेरिकन को के बाज आ जाओ, लेकिन सऊदीज फिलहाल वो रास्ता यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन ये जो गल्फ कंट्रीज है इनके पास एक ही रास्ता है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और कतरीज इस वक्त कॉन्स्टेंटली बातचीत कर रहे हैं ईरान से, और उसमें एक ये मकसद भी, एक तो मकसद ये है कि हॉस्टिलिटीज को कम किया जाए, दूसरा ये भी है कि यार हमारी कश्तियों को गुजरने दो, क्योंकि बहुत से ममालिक, स्पेशली ये एशियाई ममालिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ईस्ट पर है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बाकी पूरा ईस्ट एशिया, ये बहुत से मुल्क अपनी बहुत सी गैस कतर से लेते हैं। तो अगर ये गैस अपनी डेस्टिनेशंस तक ना पहुंचे तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाता है, जो हम इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं और बहुत से मुल्कों में देख रहे हैं। तो इस वक्त कतर ईरान से बातचीत कर रहा है और ये रिपोर्ट्स हमने पहले भी देखी थी कि कतर और सऊदी अरब और इवन यूएई अभी फिलहाल अमेरिकन को अकोमोडेट नहीं कर रहे और इनकी कश्तियां गुजर भी रही हैं, जबकि कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया जा रहा है और जॉर्डन को भी। जॉर्डन भी रेड सी के जरिए अपनी ग्लोबल ट्रेड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो असल 2 मुल्क फंसे हैं वो हैं कुवैत और बहरीन। और कुवैत में तो ईरान ने एक टर्मिनल को भी उड़ा दिया था अभी थोड़े दिन पहले, जबकि यूएस जिन कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहा है, बड़े फख्र से ये बता रहा है कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं और उसमें ये टेक्निकल स्टाफ मारा जा रहा है, जिसमें 3 भारतीयों के मरने की इत्तलात हैं। यूएस फोर्सेस के मुताबिक हमने टोटल अब तक 134 ईरानियन रिलेटेड कश्तियों को रीडायरेक्ट किया है और 8 को डिसेबल किया है, यानी हमले करके उनको नकारा बनाया है, और 42 कश्तियों को ब्लॉकेट से गुजरने की इजाजत दी है, जिनका ताल्लुक मोस्ट प्रोबेबली ईरान से नहीं था। और ये नाका अमेरिका ने 13 अप्रैल से लगाया हुआ है, जिसको अब 2 माह हो चुके हैं। तो यूएस की ये क्लियर कट एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि ईरान को पेन पहुंचानी है। ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं, जैसा कि खरज आइलैंड या कशम आइलैंड, उनको टारगेट किया जा रहा है, सदर्न इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, एनर्जी फैसिलिटीज़ और दूसरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर रिजर्वायर्स। ये एक नई एस्केलेशन है और इसलिए ईरान कह रहा है कि अब हमारी नज़र में सीज फायर फारिग हो चुका है। और इस वीडियो में हमने ईरान की स्ट्रेटजी देखी थी कि ईरान भी अब नई इक्वेशन सेट करने की कोशिश कर रहा है, एक नया पैराडाइम कि यूएस के हमलों को
अब अनआंसर्ड नहीं जाने दिया जाएगा। अब रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट और हार्श होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन में भी एक चेंज आ रही है, जो पिछले कुछ दिनों में बड़ी कंसिलिएटरी टोन का इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हम डील साइन कर सकते हैं। ये 2 दिनों में एक बार फिर टोन चेंज हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकियां देना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अमेरिकन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान जो अपनी बात पर डटा हुआ है न्यूक्लियर के हवाले से, ये चीज अमेरिका को फ्रस्ट्रेट कर रही है। हालांकि बातचीत चल रही है बैकग्राउंड में, और मार्को रूबियो ने क्या कहा था कि टेक्निकल मुज़ाकरात है, इनमें टाइम लग सकता है कि न्यूक्लियर के हवाले से है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा बहुत दुनिया को भी दिखाना है, एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज भी देना है। दूसरा शायद इजराइल का भी प्रेशर है, तो वो इस वक्त एक बार फिर हमलों की बात कर रहे हैं। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ईरान डील क्यों नहीं साइन कर रहा, वो डील की निगोशिएशंस में बहुत सा टाइम जाया कर रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा था, क्योंकि दोनों साइड्स ने एक दूसरे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता दिया है। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान इस पर साइन कर ले, ईरान कह रहा है हम क्यों साइन करें। ईरान का अब जो नया मौक़िफ़ सामने आया है पिछले 1.5 महीने में, वो कह रहा है कि न्यूक्लियर पर हमने कोई अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो अपने गोल्स को जब वो डिप्लोमेटिकली अचीव नहीं कर सके तो वो ईरान पर एक प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक कमज़ोरी रिवील कर दी है ईरानियंस को कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस पूरी सिचुएशन से। उन्होंने अपनी इम्पेशेंस को बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया, जो ईरान अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेगा। यानी पहले डेली बेसिस पर बयान देना, पॉजिटिव बयानात देना, और सडनली फिर उसको चेंज कर देना और अग्रेसिव टोन का इस्तेमाल करना। इससे पता चलता है कि ट्रंप की भी जो डिसीजन मेकिंग है वो हार्श है और रैशनैलिटी की कमी है उसमें। और जब भी जंग की सिचुएशन होती है तो दुश्मन आपकी इन्हीं कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करता है। जहां आपने फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत कदम उठाया, दुश्मन उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, और ईरान यहां पर अमेरिका के साथ यही करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए अब ईरान ने भी एक नई इक्वेशन सेट कर दी है कि तुम हमला करोगे तो हम फौरन हमला करेंगे। अमेरिकन एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ट्रंप को प्रोवोक कर रहा है और वो हो रहे हैं। और जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ईरान बहुत ज़्यादा इनका मजाक भी उड़ाता है कि तुम तो काम ही इजराइल की फॉरेन पॉलिसी के लिए करते हो, और जो डिफरेंसेस हैं नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। जबकि यूएस मिलिट्री को यहाँ पर एक टैक्टिकल एज नज़र आ रहा है और इसलिए उन्होंने हमलों में तेज़ी कर दी है। उनके मुताबिक वो शायद ये सोच रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है, जो बेसिस काफ़ी हद तक नकारा हो गई हैं और ये बहुत दूर चले गए हैं ईरान से, अपनी पोजीशंस इन्होंने चेंज की हैं, तो यहाँ पर यूएस ज़्यादा फ्रीली स्ट्राइक कर सकता है ईरान पर। क्योंकि पहले तो इनके टारगेट्स रिलेटिवली करीब थे, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यहाँ पर अमेरिकन्स बैठे हुए थे। अब यहाँ से निकल गए हैं और थोड़ा थोड़ा दूर चले गए हैं, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड समंदरों के अंदर थोड़ा दूर हुए हैं और वेस्ट में ये जॉर्डन की तरफ चले गए हैं, या फिर साइप्रस में होंगे, या फिर डीप इनसाइड इंडियन ओशन में जो इनकी डियागो गार्सिया में इनकी बेसिस हैं। और यहाँ अमेरिका क्या कह रहा है कि हिट एंड रन की पॉलिसी एक बार फिर अडॉप्ट कर रहा है कि हमले करो और भाग जाओ। और जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं ईरान पर हमले करने के लिए, वो अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करती, वो बच जाती हैं और ईरान के पास क्या रह जाती हैं, वही बेसिस। और अब कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की बेस रह गई है। इनको ये ख़त्म भी कर दें, अगर यूएस यहाँ से भी निकल जाता है ईरान की इन स्ट्राइक्स के बाद, तो वो साइप्रस में जाके बैठ सकते हैं, फिर वही गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में, और ये ईरान से मजीद दूर हो जाएंगे और ये फिर ईरान पर आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। तो ये जो बेसिस अमेरिका की ख़त्म हुई हैं, ये जहां ईरान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, ये अमेरिका को फिलहाल एक टैक्टिकल एज प्रोवाइड कर रही हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हम हमला करेंगे और निकल जाएंगे। और ये जो मिलिट्री है अमेरिका की, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा टूल है इस तजर्बे को एग्जीक्यूट करने के लिए। पीछे पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बैठा हुआ है, जब उनका भी असलहा बिकता है उनको खुशी होती है। तो ये एक किस्म की टेस्टिंग भी हो रही है, और जो सुपर पावर का घमंड है उसका भी डिस्प्ले हो रहा है कि ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो स्ट्राइक्स करते रहेंगे। असल मसला ईरान को है, जिसका वो एरिया है, और इसीलिए ईरान इस तरह की सिचुएशंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देता है। ईरान का यहाँ पर यही नैरेटिव होता है कि अब ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी मसला बन चुका है, इसलिए हमें इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना होगा। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो लेबनान के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या इक्वेशन चल रही है। ईरान ने इनको वार्न किया था कि बैरूत पर हमले ना करना। इस वक्त बैरूत से अगर साउथ पे जाए, यानी सदरन लेबनान में एक जंग जारी है हिजबुल्लाह
और इजरायली फोर्सेस के दरमियान। और ये जो सदरन इलाका है इसमें काफ़ी पहाड़ हैं, एक टफ टेरेन है और यही हिजबुल्लाह को एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है। पिछले दिनों हमने देखा है कि बेलफोर्ट कैसल को इन्होंने कैप्चर किया है इजराइल ने, लेकिन उसको होल्ड करने में इजराइल को बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। और ये बेलफोर्ट कैसल की बात करें तो ये हिस्टोरिकली इधर उधर ही गया है, कभी इजरायली फोर्सेस इसे कैप्चर कर लेती हैं, कभी हिजबुल्लाह। इससे पहले भी इजराइल ने कैप्चर किया था, फिर हिजबुल्लाह ने इस पर अपना कंट्रोल जमाया और आजकल फिर इजराइल ने इस बैटल में इसको कैप्चर किया है। जिससे इनको क्या फ़ायदा होगा कि सदर्न लेबनान के लार्ज एरियाज पर इनकी आर्मी नज़र रख सकती है और ये लतानी रिवर के करीब है। और वही इजराइल का जो मौक़िफ़ है कि सदर्न लेबनान में लतानी रिवर तक हमारी फोर्सेस आएंगी और वो इस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हिजबुल्लाह इनको टफ टाइम दे रही है और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल अब कर रही है। फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन्स जो तारों के ज़रिए उड़ते हैं, जिनको डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, जिनको सिग्नल्स के ज़रिए जैम नहीं किया जा सकता और वो मैनुअली ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा थर्मल ड्रोन्स जो रात को दुश्मन पर हमला करते हैं। और ये बेलफोर्ट कैसल के ऊपर जो इजरायली सोल्जर्स हैं, हिजबुल्लाह ने इनकी फुटेज जारी की जो ड्रोन से उन्होंने बनाई थी। साउथ लेबनान के तायर के सिटी के आसपास एक सख्त बैटल हो रही है। और इससे नीचे वेस्टर्न लेबनान की बात करें तो समंदर के करीब एक शहर है अल मंसूरी, वहां पर बैटल काफी इंटेंस हो चुकी है और यहां पर रिपोर्टेडली हिजबुल्लाह की बहुत सी लॉजिस्टिकल सपोर्ट मौजूद है, जैसा कि अंडरग्राउंड टनल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट। इजराइल इस इलाके को अब नकारा बनाना चाहता है और यहाँ पर धमाके कर रहा है डेली बेसिस पर। इजरायली मिलिट्री यहाँ पर हैवी फायर पावर, एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेलिंग कर रही है तायर और नबाते के इलाकों के आसपास। इजराइल ये समझता है कि हिजबुल्लाह का ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसी एरिया में है और हमारे खिलाफ जो ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, उनको भी इसी इलाके में छुपाया हुआ है हिजबुल्लाह ने। तो यहाँ पर इजरायली आर्मी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है और समंदरी इलाकों को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है ताकि हिजबुल्लाह को काउंटर किया जा सके। लेकिन यही वो इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह इनको बहुत टफ टाइम दे रही है और यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है इससे थोड़ा सा ऊपर वो हिजबुल्लाह को एक एज दे रहा है। हिजबुल्लाह की कुछ यूनिट्स इन इलाकों में हैं और कुछ पहाड़ों के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कायम किए हुए हैं। और ये अली अल ताहिर का इलाका है जो मंसूरी से ईस्ट पर है। यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियाँ हैं और इजराइल यहाँ भी एडवांस करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। यहाँ पर इजराइल के दो मकासद नजर आते हैं कि एक तो डेफिनेटली हिजबुल्लाह को काउंटर करना है और इनकी जो वेपनरी है इस पूरे इलाके में उसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मिलिट्री गेन्स हासिल करके इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करना है ताकि अपने लोगों को दिखाया जाए कि हमने इन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जो कि अभी तक नहीं किया। और इजराइल की एक पुरानी और लॉन्ग टर्म ख्वाहिश है कि ये जो सदर्न लेबनान का सारा इलाका है इसको एक बफर जोन बना दिया जाए, यानी इसमें इनकी प्रेजेंस हो और हिजबुल्लाह यहाँ से बैठकर हमारे ऊपर हमले लॉन्च ना कर सके। तो साउथ के पूरे सिक्योरिटी लैंडस्केप को ये चेंज करना चाहते हैं जो कि इजराइल का नॉर्थ बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये किस तरह टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा के अंदर भी एक बहुत बड़े इलाके तक ये घुस चुके हैं सिक्योरिटी के नाम पर। सिक्योरिटी पैरामीटर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। गजा जो ऑलरेडी एक बहुत छोटी पट्टी थी वो भी आधी अब इजराइल के कब्जे में है और वो कहीं भी किसी भी वक्त वहां पर स्ट्राइक कर देता है। इसके अलावा सीरिया की बात करें तो वहां की इनकम्पिटेंट सरकार इनको रोकने में नाकाम नजर आती है। वहां भी इजराइल की इंकर्जन्स जारी हैं और गोलान हाइट्स का सारा एरिया तकरीबन इस वक्त इजराइल के कब्जे में है और वहां भी ये एक बफर जोन कायम कर चुके हैं। गजा में ये एक बफर जोन कायम कर चुके हैं और सदर्न लेबनान में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो है हिजबुल्लाह। और बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कैसल तो इन्होंने कब्जा कर लिया इस पर, लेकिन इस पर कब्जा कितनी देर तक कायम रखते हैं ये होगी असल बात, क्योंकि हिजबुल्लाह इनको डेली बेसिस पर चैलेंज कर रही है और इनके बंदे मार रही है, इनके टैंक्स तबाह कर रही है। तो जहां खुद इजराइल ने अपने लिए मल्टीपल फ्रंट्स खोले हुए हैं, ईरान से इस वक्त इनके लिए कन्फ्रंटेशन खुद एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसलिए ईरान का महाज फिलहाल इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है अभी। IDF का चीफ खुद कह चुका है कि इतने मल्टीपल फ्रंट्स की वजह से हमारी मिलिट्री कोलैप्स होने के करीब है और एग्जॉस्ट हो चुके हैं सोल्जर्स। इतने लंबे अरसे से वो लड़े हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा और मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं। और ईरान से जब ये पंगा लेते हैं तो ईरान भी फौरन इनके मेन सिटीज पर मिसाइल दाग देता है।
तो इसलिए फिलहाल ये ईरान से नहीं पंगा ले रहे, और ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था जब सीज फायर हुआ था कि अभी ये नियर फ्यूचर में ईरान पर हमला नहीं करने वाले। तो ये जो इनको एक ब्रेक मिली है ईरान से, इसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया है लेबनान के अंदर, जहां पर हिजबुल्लाह इनको टफ टाइम दे रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये सदर्न लेबनान में सक्सेसफुली एक बफर जोन क्रिएट कर पाएंगे? क्या ये हिजबुल्लाह को वहां पर शिकस्त दे देंगे, या हिस्टोरिकली जिस तरह ये हमेशा नाकाम हुए हैं लेबनान के अंदर, इस बार भी नाकाम होंगे? और इसके अलावा यूएस और ईरान की स्ट्राइक्स की बात करें तो आपके ख्याल में क्या सीज फायर अब ख़त्म हो चुका है और जंग का सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है, या आपके ख्याल में मुज़ाकरात और बातचीत की फ़िज़ा अभी भी ज़िंदा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।